प्यारे बच्चों, आज हम मुगलकालीन शासकों व इतिवृत्तों के बारे में पढ़ेंगे। शासक का अर्थ होता है राजा और इतिवृत्त का अर्थ है बच्चों घटनाओं का अनवर्त काल अनुक्रमिक विवरण। अनवर्त का अर्थ होता है निरंतर, काल अनुक्रमिक काल के अनुसार, अर्थात घटनाओं का उनके घटने के अनुसार क्रमबद्ध विवरण। जो घटनाएं पहले घटी उनका पहले और जो बाद में घटी उनका बाद में क्रम अनुसार विवरण इतिवृत्त कहलाता है। मुगल साम्राज्य में इतिवृत्तों में बीती हुई प्रसिद्ध घटनाओं और उनसे संबंध रखने वालों का काल क्रम अनुसार वर्णन मिलता है। बच्चों, मुगल शब्द की उत्पत्ति मंगोल से हुई है। मंगोल कौन थे? बच्चों, आपने 11वीं कक्षा के पाठ यायावर साम्राज्य में चंगेज खान के बारे में पढ़ा था। चंगेज खान मंगोलियाई साम्राज्य का संस्थापक था। चंगेज खान के वंश की एक राजकुमारी का विवाह तैमूर से हुआ, जो वर्तमान ईरान, इराक और तुर्की का शासक था। बच्चों, जहीरुद्दीन बाबर, जो हम आज पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य का संस्थापक था और पिता की ओर से तैमूर और माता की ओर से चंगेज खान का वंशज था, परंतु वे स्वयं को मंगोल या मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि बाबर मंगोलों को बर्बर मानता था, क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर नरसंहार किया था। लेकिन 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोपियों ने भारत में शासन स्थापित करने वाले इस वंश के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया। इस तरह से मंगोल से मुगल शब्द की उत्पत्ति हुई। मध्य एशिया से बाबर भारत कैसे पहुंचा? देखिए बच्चों, ये मध्य एशिया यह क्षेत्र है। यहाँ स्थित फरगाना से बाबर भारत कैसे पहुंचता है, आइए समझते हैं। मध्य एशिया में अपने प्रतिद्वंद्वी उज़्बेकों से बाबर हार जाता है और 1504 में काबुल पर अपना अधिकार जताता है और इसी के साथ काबुल के साथ कंधार भी विजित कर लिया जाता है। 1526 में दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर दिल्ली पर अपना अधिकार करता है और दिल्ली और आगरा बाबर के कब्जे में आ जाते हैं। इस तरह भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। बच्चों, ये जो ब्राउन कलर में साम्राज्य विस्तार दिया गया है, यह बाबर के अधीन है। 1526 में बाबर भारत आता है और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं ज्यादा देर शासन नहीं कर पाता। अकबर के अधीन साम्राज्य विस्तार देखिए आप, ये जो थोड़ा लाइट ब्राउन कलर है, ये अकबर का साम्राज्य विस्तार है। बच्चों, अकबर ने राजपूत राज्य जीते थे और बंगाल और उड़ीसा को विजित किया था। इसके बाद दक्षिणी भारत को जीतने का श्रेय औरंगजेब को जाता है। बच्चों, बीजापुर, गोलकुंडा जैसी रियासतों को मुगल साम्राज्य ने मिला लिया था औरंगजेब के अधीन। हमने मुगल साम्राज्य का विस्तार देखा। बच्चों, अब हम मुगल वंशावली देखेंगे। देखिए बच्चों, 1526 से 1530 के बीच बाबर भारत का शासक रहा। 1530 से 1540 में हुमायूं और फिर 1540 में बच्चों हुमायूं शेरशाह सूरी, जो अफगान नेता था, उससे हार जाता है और हुमायूं को ईरान के सफावी दरबार में शरण लेनी पड़ती है। 1555 में अपने ईरानी शासक, जो उसका मित्र भी था, की मदद से बाबर फिर से भारत जीतता है, पर 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। 1556 से 1605 अकबर शासन करता है। 1605 से 1627 जहांगीर का शासनकाल है। बच्चों, 1628 से 58 में शाहजहां शासन करते हैं। 1658 से 1707 औरंगजेब। औरंगजेब के बाद उत्तराधिकार के लिए युद्ध मुगल साम्राज्य में शुरू हो जाते हैं और मुगल साम्राज्य विघटित होने लगता है। साथ ही साथ अक्षत्रिय शक्तियां स्वायत्तता के लिए संघर्ष करने लगती है। लेकिन 1857 तक मुगल साम्राज्य स्थापित रहता है। बच्चों, चलता है। 1857 में इस वंश के अंतिम
शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका। मुगल वंशावली हमने देखी। मुगल वंशावली के बाद बच्चों मुगल कालीन इतिवृत्तों के बारे में पढ़ते हैं। इतिवृत्त क्या है? हमने पढ़ा कि घटनाओं का उनकी घटने के अनुसार विवरण इतिवृत्त कहलाता है। बच्चों ये इतिवृत्त मुगल बादशाहों द्वारा तैयार करवाए गए थे और उनके शासनकाल के अध्ययन के बारे में ये महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इतिवृत्तों का लेखन कार्य मुख्य रूप से दरबारी इतिहासकारों ने किया। इतिवृत्तों में मुगल शासक और उनके राज्य की छवि को बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया गया। इस छवि द्वारा यह दिखाया गया कि मुगल राज्य के समक्ष विरोधियों का टिकना मुश्किल था। इन इतिवृत्तों के केंद्र बिंदु में शासक और उनसे संबंधित घटनाएं, उनके परिवार का विवरण, राजा और उसकी नौकरशाही यानी अभिजात वर्ग का वर्णन और युद्ध और प्रशासनिक व्यवस्थाएं मुख्य रूप से इन इतिवृत्तों में लिखी गई हैं। इन इतिवृत्तों के शीर्षक ज्यादातर शासकों के नाम पर ही हैं, जैसे अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा बच्चों औरंगजेब के शासनकाल की जानकारी देता है और आलमगीर मुगल शासक औरंगजेब की एक पदवी थी, तो याद रखना है आलमगीरनामा औरंगजेब के शासनकाल की जानकारी देता है। भाषा, मुगलों की मातृभाषा तुर्की थी। बाबर ने बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा था। बाबर की आत्मकथा है बच्चों ये। इसी के साथ साथ हुमायूं नामा भी, जो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था, तुर्की भाषा में लिखा गया था। अकबर के दरबार की मुख्य भाषा फारसी थी। अकबर ने बाबरनामा को फारसी में अनुवाद करवाया और इसी के साथ अकबर ने संस्कृत के ग्रंथ रामायण और महाभारत का भी फारसी अनुवाद करवाया और महाभारत का फारसी अनुवाद बच्चों रजमनामा, जिसे युद्धों की पुस्तक भी कहा जाता है, के नाम से किया गया। दरबार की भाषा फारसी बनाए जाने के पीछे कारण संभवतः अकबर का ईरान के साथ सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्क स्थापित करना था और इसी के साथ ईरान और मध्य एशिया से आए लोगों ने भी अकबर को फारसी भाषा अपनाने के लिए प्रेरित किया होगा। फारसी का अकबर के दरबार में इतना महत्व था कि इस भाषा को बोलने वालों को उच्च सम्मान दिया जाता था। इसी के साथ साथ फारसी भाषा ने भारतीय भाषाओं को प्रभावित किया और फारसी भाषा की शब्दावली और मुहावरे स्थानीय भाषाओं में इस्तेमाल होने लगे और इस तरह फारसी भाषा का भारतीयकरण हुआ। इतिवृत्तों की रचना में हम आज पढ़ेंगे कि पांडुलिपि क्या थी और इसकी रचना कैसे होती थी। बच्चों, मुगल भारत में सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी, अर्थात वे हाथ से लिखी जाती थी। पांडुलिपि रचना का मुख्य केंद्र शाही किताबखाना था। किताबखाना एक ऐसी जगह थी जहां बादशाह की पांडुलिपियों का संग्रह रखा जाता था और नई पांडुलिपियों की रचना की जाती थी। पांडुलिपियों की रचना में विविध प्रकार के कार्य करने वाले लोग शामिल थे। इसमें मुख्य रूप से सुलेखक, जो पाठ की नकल तैयार करने का काम करते थे, कोफ्तगार, पृष्ठों अथवा पेजों को चमकाने का कार्य करते थे, चित्रकार पाठ से संबंधित दृश्यों को चित्रित करते थे और जिल्दसाज बच्चों प्रत्येक पन्ने को इकट्ठा करके उन्हें सुंदर आवरण या जिल्द से सजाते थे और कागज बनाने वाले पन्ने तैयार करते थे जिस पर ये पांडुलिपि लिखी जाती थी। तैयार की गई पांडुलिपि एक मूल्यवान रचना, ज्ञान का भंडार और बेहतरीन कार्य के रूप में देखी जा सकती थी। देखिए बच्चों, यह चित्र किताबखाने का है जहां पांडुलिपि तैयार हो रही है। आप देख सकते हैं कि सुलेखक लिखने का कार्य कर रहे हैं, इसी के साथ चित्रकार चित्र बना रहे हैं और जिल्दसाज जिल्द चढ़ा रहे हैं। तो पांडुलिपियों की निर्माण प्रक्रिया हमने देखी।
पांडुलिपियों के निर्माण प्रक्रिया में शामिल विभिन्न लोगों में मुख्य रूप से सुलेखकों और चित्रकारों को उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा मिली हुई थी, जबकि अन्य कारीगर लगभग गुमनाम ही रहे। अकबर की पसंदीदा शैली नस्तलिक शैली थी। देखिए बच्चों, ये नस्तलिक शैली है, चित्र में आपको दिखाई दे रही है। और नस्तलिक शैली नोक वाले छंटे हुए सरकंडे, जिसे कलम कहा जाता था, के टुकड़े से स्याही में डुबोकर लिखी जाती थी। याद रखनी है आपको। इतिवृत्तों में लिखी हुई घटनाओं को चित्रों के माध्यम से भी वर्णित किया जाता था, दर्शाया जाता था। ये चित्र इतिवृत्तों की सुंदरता बढ़ाते थे और राजा की असीम शक्तियों को दर्शाते थे। चित्रकारों को समाज में सम्मानीय स्थान प्राप्त था। यहाँ तक कि ईरान के सफावी राजाओं ने कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया था। हुमायूं के साथ मीर सैयद अली और अब्दुस समद चित्रकार ईरान से भारत आए थे। आपको याद होगा बच्चों कि भारत में फिर से साम्राज्य स्थापित करने में हुमायूं की मदद की थी ईरान के शाह ने। अबुल फजल ने चित्रकारी को एक जादुई कला के रूप में देखा, लेकिन चित्रकारी को लेकर बादशाह और रूढ़िवादी मुसलमान विचारधारा के प्रवक्ताओं के बीच में हमेशा तनाव रहता था, क्योंकि रूढ़िवादी लोग यह मानते थे कि पैगंबर मोहम्मद को मानव रूप में चित्रित करना उचित नहीं है। अकबर इस रूढ़िवादिता के खिलाफ था। वह राज्य को धार्मिक रूढ़िवादिताओं से मुक्त करना चाहता था। बच्चों, अगले वीडियो में हम अकबरनामा और बादशाहनामा के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही मुगलों के राजत्व सिद्धांत के बारे में भी जानेंगे। धन्यवाद।